हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग इस लेक्चर में दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 39 विच इज़ रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने लोकल बॉडीज़ को देखा, पंचायत को देखा, यानी कि हमने बात करी रूरल लोकल बॉडीज़ की। इस चैप्टर में भी हम लोकल बॉडी को देखने वाले हैं, लेकिन शहर वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ या फिर म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, चैप्टर ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ऐसी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि शहर की व्यवस्था जनरली आप जानते हो। बस आपको ये म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। तो पंचायत के बारे में फिर भी जितना उसका ग्राम सभा या वो इंटरमीडिएट लेवल पर 3 एग्जिस्ट करती थी, वो आप में से अगर कहीं लोग विलेज एरिया के साथ एसोसिएटेड नहीं है या आप लोगों का कोई रूरल लिंक नहीं है, तो फिर भी मैं मान सकता हूँ कि लोगों के लिए दिक्कत रहती है वो। लेकिन ये वाला चैप्टर का फ्लो इजी है और उसी के साथ सिंक करके चलता है। वो गांव वाली बात हो गई, ये शहर वाली बात है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो टर्म है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया के अंदर ये सिग्निफाई करती है कि किस प्रकार का अर्बन एरिया के अंदर गवर्नेंस सिस्टम जो है वो रहता है। ठीक है, और उसमें जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, मुझे एक बात बताओ ज़रा, क्या पंचायत में ग्राम सभा पे सभी 3 लेवल में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं या नॉमिनेशन होती है, क्या होता है? बताओ। डायरेक्ट होते हैं। वैसे तो तीनों लेवल पे होते हैं मेंबर्स के लिए, चेयरपर्सन के लिए फिर भी आप कह लो कि इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग होता है, लेकिन कुल मिलाकर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ना। मतलब वो बॉडी ऐसी है ना, नेचर उसका ऐसी है ना कि डायरेक्ट इलेक्शंस वाली बॉडी है वो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ये जो लाइन अब मुझे ये बता रहा है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं अर्बन एरिया में गवर्नेंस के लिए, कि चाहे बात हो अर्बन लोकल बॉडीज़ की, चाहे बात हो रूरल लोकल बॉडीज़ की, यहाँ पर दोनों के केस में देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। बोल सकता हूँ मैं ये वाली बात? बिल्कुल। ठीक है, तो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, उनका रेंज जो है पावर एंड फंक्शंस का, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इट इज़ लिमिटेड टू स्पेसिफिक अर्बन एरिया ओनली। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अर्बन लोकल बॉडी है वो गांव के कामों को, गांव की मरम्मत को, गांव के फंक्शंस में इंटरफेयर करने लगे, ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक अर्बन एरिया उनको डिमार्केट करके दिया जाता है राज्य की सरकारों के द्वारा कि वो उस दायरे में रहकर, मतलब उस एरिया के दायरे में रहकर काम करें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो लोकल गवर्नमेंट है, इट इज़ अ सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अलग से इसके लिए कोई लिस्ट नहीं है ना। इट इज़ मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 7th शेड्यूल किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद टॉपिक क्या है, इसकी हेडिंग क्या है? लिस्ट के साथ डील करता है ना, लिस्ट सिस्टम के साथ। कैसी डिवीजन होती है इसके अंदर? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो फिर रेसिडुअरी पावर क्या होता है? वो टॉपिक जो क्या वो इन तीनों में से कहीं पर भी मेंशन होता है वो टॉपिक यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में? नहीं, वो बिल्कुल एक फ्रेश मुद्दा होता है। ठीक है, और कौन उसके ऊपर डिसीजन लेगा? जैसा कि आपने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। 8 तरीके की होती हैं। अब हर जगह 8 तरीके की होंगी ऐसा संभव नहीं है। कुछ आपको पता है हिली स्टेट्स हैं, माउंटेनियस रीजन्स वाली हिली स्टेट्स कहा जाता है उनको पॉलिटी में, हिली स्टेट्स हैं। कुछ नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कुछ कोस्टल एरियाज हैं, कुछ प्लेटी और प्लेन्स के पास हैं। किसी किसी जगह में वो एक सेमी अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में जस्ट कन्वर्ट हुआ है या हो रहा है।
एक जैसा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्या हमें देखने को मिलता है? अगर मैं किसी भी जगह को ये कहूँ कि ये शहर है, तो शहर की डेफिनेशन पूरे हिंदुस्तान में एक ही होती है क्या? सारे शहर एक जैसे हैं क्या डेवलपमेंट के मामले में? सारे शहर पानी के पास हैं क्या? है क्या? सारे शहर पहाड़ों पे हैं? नहीं ना, अलग अलग है ना। तो 8 तरह की अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हमें भारत में देखने को मिलता है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन डू दैट। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्वालियर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ नोएडा, ये दिल्ली की एक प्रचलित बॉडी है, MCD, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। और अर्शप्रीत इसके बारे में तो जानते ही होंगे, सुबह सुबह जो सबसे प्यारी बैल बजती है ना, स्वच्छ भारत का अभिनंदन कूड़े वाले भैया आ गए, है ना। तो म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी। अब ऐसा मत सोचना कोई कमेटी है तो किसी पर्पस के लिए बनी हुई है, ये भी एक अर्बन लोकल बॉडी का ही रूप है, ठीक है। कैंटोनमेंट बोर्ड, अर्शप्रीत अपना दिल्ली कैंट का एरिया, धौला कुआं से होते हुए जाते हैं जहाँ पर, है ना। उसके बाद टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, गोवा एंड मरमा गाँव, है ना श्रेया, आसपास के इलाके, मुंबई में कांडला पोर्ट वगैरह, ठीक है। उसके पास एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। इनमें से सबसे कम नाम या फिर ना के बराबर नाम आपने इसका नहीं सुना होगा, हम सबको डिस्कस करेंगे। और यू विल बी प्रो लेवल इन आइडेंटिफाइंग कौन सी अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी कहाँ के लिए, कौन से शहर के लिए सही होती है, फिट बैठती है, ठीक है। इसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है यहाँ पर फ्यूचर में, यूपीएससी को क्लियर करने के बाद। अगर आप आगमोड कैडर लेते हो, यानी कि आप यूनियन टेरिटरी वाला कैडर लेते हो, तो फिर आपकी गांव में पोस्टिंग नहीं होती है। अब गांव में पोस्टिंग नहीं होती है तो आपको संभालने के लिए दिया जाता है एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। अगर आप कोई स्टेट का ऑर्डर लेते हो तो फिर आपको पंचायत एंड रूरल लोकल बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी वर्क प्रोफाइल के लिए चैप्टर को समझना ज़रूरी है। उसके बाद क्योंकि ये और ऊपर से एक और बात है, हम लोग PSIR के स्टूडेंट हैं तो इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना लाजमी है, फिर चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी के ऊपर पूछें या रूरल लोकल बॉडी के ऊपर पूछें, ये इसके ऊपर पूछें, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर और इस चैप्टर में से जो लक्ष्मीकांत का मटेरियल है इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि PSIR के मेंस ही होता है, सॉरी, उसमें आंसर राइटिंग में इन दोनों चैप्टर से लगातार कंसिस्टेंट पिछले 25 साल से ऐसा कोई भी साल नहीं गया जब इनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है इंडियन डेमोक्रेसी वाला, उसके अंदर अर्बन लोकल बॉडी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीइंग अ PSIR ऑप्शनल के पर्सन का एक अगर सपना है सिविल सर्वेंट बनने का और उसने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये पूछते हैं आपसे, तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जो सिस्टम है अर्बन गवर्नमेंट का, इसको संवैधानिक स्टेटस मिला था थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। उसको कब मिला था रूरल गवर्नमेंट को? 73rd थ्रू 73rd। साल वही था 1992, बिल्कुल। इम्प्लीमेंट मतलब ये दोनों बाद में होते हैं, ठीक है। साल वही था, सेम मतलब बातें, इम्प्लीमेंटेशन ईयर भी मतलब सेम था, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट बाद में होते हैं। ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया 73rd डील्स विद रूरल लोकल बॉडीज, 74th डील्स विद अर्बन लोकल बॉडी। सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट था अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इट इज डेल्ट विद बाय द फॉलोइंग 3 मिनिस्ट्रीज: मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, Ministry of Defense in case of cantonment boards, Ministry of Home Affairs in case of Union Territories, ठीक है। यानी कि अगर अर्शप्रीत हम लोग अगर पंजाब रीजन में या फिर मध्य प्रदेश रीजन में जाएं तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था को सुधारने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री का ज़्यादातर बोलबाला दिखेगा हमें वहाँ पर? मध्य प्रदेश और पंजाब के हैं,
यूटी है कि स्टेट है? स्टेट है। श्रेया तो बताओ इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री का बोलबाला दिखेगा पंजाब मध्य प्रदेश वगैरह में? यूपी में गौरव हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। धीरे धीरे करके मैं आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आने लगा है, इसलिए मैं आपको शुरू में इतने डिटेल में भर भर के बातें बता रहा हूँ कि हमारा PSI और ऑप्शनल है, उसके मेंस में आता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको ये लगेगा कि यार इस चैप्टर को तो वर्ड टू वर्ड हमें पता ही मतलब पता करना ही पड़ेगा। हम लोग 8-8 साल पुराने क्वेश्चंस में भी ट्रैप हो जा रहे हैं, क्योंकि देखो इसके स्ट्रक्चर ही देख लो, 8 तरह की अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सी कहाँ फंक्शन करेगी, ठीक है, तो फिर दिक्कत वाली बात है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, अगर जहाँ पर आर्मी ऑपरेट करती है, डिफेंस क्वार्टर्स होते हैं, अर्शप्रीत हम दोनों धौलक कुआं से होते हुए दिल्ली कैंट जा रहे हैं, तो सिर्फ दिल्ली कैंट वाले एरिया को कौन कंट्रोल करेगा? कैंटोनमेंट बोर्ड। वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो भैया पता क्या, आम भाषा में मेरे मुंह से आर्मी निकलता है। हाँ बिल्कुल, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों करके। अब आपका एयरफोर्स स्कूल था, अगर उनका कोई वैसे वहाँ पर क्वार्टर्स बने हुए हैं तो उतना एरिया वो देख लेंगे, मिलकर देखते हैं। वैसे ही आर्म फोर्सेस वाला वगैरह वाले, तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिख रखा है। ऐसी कोई मिनिस्ट्री होती है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ आर्मी एयरफोर्स और नेवी, है ना, उसमें तीनों आते हैं। वो मुँह से सिर्फ आर्मी निकल जाता है। भावनाओं को पकड़ लिया करो, मेरी शब्दों पे भी जाया करो कभी कभार, लेकिन भावनाओं को ज़्यादा पकड़ो, ठीक है। उसके बाद दिल्ली अपना क्या है, स्टेट है कि यूटी है? हाँ, तो ओवरऑल दिल्ली को श्रेया, चंडीगढ़ को, दादरा नगर हवेली को, दमन एंड दीव को, और पुडुचेरी को, जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को, इनको कौन देखेगा? यूनियन टेरिटरीज। वेरी गुड। पहले बताओ इसकी एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गई? मतलब ये आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, ट्रेलर शुरू हुआ है, ट्रेलर समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर काम करेगी। और एक नया एक्सपीरियंस था ना अर्शप्रीत, ये जानना पहली बार पता लगा होगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में मैं एक बात क्लियर कर दूं, कई लोग ना झिझक के मारे पूछेंगे नहीं मुझसे, कोई वैसी बात नहीं है। आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं आपके एरिया नहीं आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बस हिंट के तौर पर एक कैंटोनमेंट बोर्ड बताना चाहता हूँ। वो क्या होता है, आप लोगों ने अपने एरिया में, कुनाल जैसे हम लोग भिंड के रास्ते जब जाते हैं, बटालियन सुना है, 17 बटालियन है ना, वो जो एरिया है, अंदर जाना अलाउड होता है कि हम बाइक लेकर वहाँ पर चले जाएँ और मोमोज खा रहे हैं बैठ के शाम को, या कुछ भी ऐसा अलाउड होता है? हम नहीं, मैं वहाँ पर बीइंग अ DSP में गाड़ी लेकर जाना चाहता हूँ कभी, मतलब वो करके, वो बैरिकेड बना रहता है, वो जाने देते हैं वो, मतलब कि मेरे को बैठना है यहाँ पर, घूमना है, या मेरे को यहाँ पर लेक का व्यू लेना है, मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के रील्स बनाना चाहता हूँ, ऐसा करने देते हैं वो वहाँ पे? और लेकिन पूरे भिंड में बाकी सारी जगह पर मैं कर सकता हूँ ये, कहीं पर भी, है ना? क्यों? वहाँ पर जो है इट इज़ रेगुलेटेड बाय आर्मी। अब आप लोगों के एरिया में आप लोगों ने निर्वैर सुना होगा, बटालियन होता है, जहाँ पर कैंटोनमेंट आपके वर्ड अगर यूज़ ना हो, कैंट कहते हैं वैसे तो शॉर्ट में, लेकिन बटालियन होता है जहाँ आर्मी की यूनिट्स काम करती हैं। आर्मी की यूनिट्स, श्रेया याद करो, हमने इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक करंट अफेयर में मैंने को बताया था, जगह जगह पर बहुत शॉर्ट में जगह पे हिस्सों पे तैनात होती है। जब मैं रेलवेज़ वाली कोई बात कर रहा था कि कोई भी दिक्कत अगर हो जाए एकदम से, या डिज़ास्टर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो एकदम से उनको फटाफट बुलाया जा सके। तभी तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो पुलिस वालों से जब सॉल्व नहीं होता, मुद्दा काफ़ी बड़ा है, आर्मी को तैनात करा जाता है उस एरिया में। होता है ऐसा कि नहीं होता, बताओ? और जहाँ पर भी एयरपोर्ट्स होते हैं अर्शप्रीत, वहाँ पर एयरफोर्स को तैनात करा जाता है। जितनी समुद्री वाले एरिया हैं जहाँ पर कल को साइक्लोन आ सकता है, या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें घटना आ सकती हैं जो कि पानी के साथ एसोसिएटेड हो, फिशरमैन की ज़िंदगी के साथ एसोसिएटेड हो, वहाँ पर जगह जगह पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स बन रखे होते हैं नेवी वालों के। ओके, अब क्योंकि हम लोग समुद्री एरिया के पास रहते नहीं है, नई एयरपोर्ट के पास हम लोग के घर हैं ज़्यादातर। देखो मैं आप लोगों को जानता हूँ, आप लोगों ने बटालियन ही सुना होगा जो कि आर्मी यूनिट्स होती हैं, है ना, ये चीज़ है। और अपने दिल्ली में जो दिल्ली कैंट है ना, वहाँ पर तीनों यूनिट्स आपको देखने को मिलती हैं। वो बड़े बड़े पत्थर लगा के उन्होंने लाइटें नहीं लगा रखी होती है, जैसे रात को हम वैसे निकलते हैं तो अब वो लिखा रहता है ये एयरफोर्स जोन है,
ये नेवी जोन है ना, ये आर्मी जोन है, होता है ना, और फिर क्वार्टर्स भी बन रखे होते हैं, ये है। आगे ये अर्बन बॉडीज़ का जो फंडा है पूरा का पूरा, ये इवॉल्व कैसे हुआ, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, ये ओरिजिनेट होता है और डेवलप होता है आधुनिक भारत में अंग्रेजी शासन के टाइम पर। इसकी डेवलपमेंट या इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो अर्बन गवर्नमेंट या अर्बन लोकल गवर्नमेंट या अर्बन लोकल बॉडी तक जाने के लिए कुछ घटनाक्रम है जिसको हमें जानना पड़ेगा। बात है 1688 की। देखो काफ़ी इवेंट पास है, किसके पास है? 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने क्या दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? चार्टर, राइट टू ट्रेड ओवर टेरिटरीज ऑफ इंडिया, है ना। तो पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया के अंदर स्टैब्लिश होता है मद्रास में। ओके, वक्त आगे बीतता है। 1726 की बात करें, 1726 की, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वर सेटअप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। अब मुझे एक बात बताओ श्रेया, जरा इन सबको बताओ, ये मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता क्या थे? वेरी गुड। प्रेसिडेंसीज का मतलब मैं ऐसा कह दूं, अगर नॉर्मल भाषा में मुझे समझना है, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भी करके इन 3 पिलर्स को नहीं छोड़ेंगे। इनका पूरा धंधा, इनका पूरा व्यापार, पूरी नींव जो इनकी पावर की है वो इन्हीं तीनों एरियाज पे टिकी हुई है। बिकॉज तीनों एरिया किसके साथ एसोसिएटेड है? ट्रेड फ्रॉम विच रूट? लैंड रूट के सी रूट? सी रूट, ठीक है। बॉम्बे का सी रूट कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया। कलकत्ता का सी रूट कहाँ पर? ईस्टर्न इंडिया। मद्रास का सी रूट कहाँ पर? इंडियन ओशन, सदर्न इंडिया। वेरी गुड। आगे लॉर्ड मायो का एक रेजोल्यूशन था 1870 का, ठीक है, ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो पैसा है वो हमें लगाना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, कुछ कुछ रीजन्स को गांव से शहर में कन्वर्ट करने के लिए। एंड ही विजुलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आगे चलकर यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जब इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो नहीं कहेंगे लेकिन फाइनेंशियल हेल्प मिली, तो पहले तो ये रूरल लोकल बॉडीज़ के तौर पर इमर्ज हुए, बाद में अर्बन लोकल बॉडीज़ में बदल गए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हाथ देखो ना किसका है, वाइस रॉयस का, गवर्नर जनरल्स का, इस वजह से। उसके बाद लॉर्ड रिबन का रेजोल्यूशन आता है, लॉर्ड मायो के रेजोल्यूशन के 12 साल बाद, ठीक है, 1882 में। इसको बोला जाता है, ये है मेन, ठीक है, इसको बोला जाता है एज मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसने पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से नींव रखी। जैसे बाकी तीनों स्टेप्स में ऊपर ऊपर से बात चल रही है, इसने अपने रेजोल्यूशन में डिटेल में फ्रेमवर्क में बताया था कि देखो थर्ड टियर पर भी, जैसे देखो प्रोविंसेस होते थे, उनको संभालने के लिए ये लोग कुछ कुछ चीज़ें तैनात करते थे, कुछ कुछ ऑफिसर्स को बिठाते थे, वो चीज़ ठीक थी। सेंट्रल लेवल पर तो इनका बोलबाला है ही, लेकिन बात करें ग्राउंड लेवल पे, इन्होंने बोला कि देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो मतलब एक कंसेप्ट है, वो भारत में जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड टेरिटरीज हैं, जिससे हम अगर वो हमारे हाथों से चले जाए तो हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारे व्यापार पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पर हमें डेवलपमेंट इस प्रकार से लानी चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सपना जो है वो साकार हो। अगेन बात वही है, हम पढ़ रहे हैं अर्बन बॉडीज़ का इवोल्यूशन, है ना, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का इवोल्यूशन। तो बात ये थी कि शुरू में जब डेवलपमेंट आ रही है तो वो रूरल लोकल बॉडीज़ होंगी। कोई भी स्ट्रक्चर पहले गाँव ही तो होगा, धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशन वगैरह बनकर वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता था, जब वो पूरा एरिया गाँव ना रहकर शहर बन जाता था। ओके, उसके बाद रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वॉज अपॉइंटेड इन 1907। 2 साल के बाद 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी एंड इट्स चेयरमैन वॉज हॉबाउस। उस रिपोर्ट में भी ये बोला गया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए भारत में।
इंपॉर्टेंट एरियाज़ में वो एरियाज जो कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। अंडर द डायरकिकल स्कीम जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी प्रोविंसेस में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकेम अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अंडर द चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर। यानी कि अब इतना ध्यान अंग्रेज देने लगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कंसेप्ट पर, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ पर या रूरल लोकल बॉडीज़ पर, कि एक इंडियन मिनिस्टर प्रॉपर तरीके से तैनात करा गया, मतलब इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर देखा गया। ठीक है। उसके बाद 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट जो था ये पास हुआ सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसमें कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश एयरफोर्स का कंसेप्ट देखो इतना ज़्यादा नहीं था भारत में उस टाइम पर। ये वाली बात तो आप जान ही गए होंगे, इतनी ज़्यादा आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। श्रेया हमें एयरफोर्स तो नहीं दिखती है वहाँ पर, है ना। नेवल पावर थी, आर्मी पावर थी, ठीक है थी, लेकिन इतनी नहीं थी। या प्लेन वगैरह कहाँ, एयरपोर्ट कहाँ डेवलप कराया उन्होंने, बताओ, खुद ही बताओ। ठीक है। तो 1924 में कुल मिलाकर जो डिफेंस रिलेटेड जो एरियाज़ थे, जो सेंसिटिव एरियाज़ थे, जहाँ पर आर्मी की बटालियन तैनात होती थी, उनके फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स वहाँ पर होती थी, तो उसके लिए, उसको देखने के लिए, जैसे आज के टाइम में हम बोल रहे हैं ना कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो रेगुलेट करा जाता है ऐसे एरियाज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो जो डिफेंस बोर्ड्स होते थे इनके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले, वो देखते थे इसको, और सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पास करा था ये। ठीक है। अभी भी देख लो, देश आज़ाद नहीं हुआ है। अगला, अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के प्रोविंसेस को आज़ादी मिलेगी, एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी कि क्या था सब्जेक्ट, जैसे अगर आज के टाइम में अगर आपको इसको बोलना है तो किसका पार्ट होगा ये, स्टेट लिस्ट। और आप समझ गए ये क्यों 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट में डाला जाता है, इसकी नींव कहाँ पर है, इसकी नींव जुड़ी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये तो हो गया आज़ादी से पहले का, कि ये अलग अलग बातें अर्बन लोकल गवर्नमेंट को लेकर तितर बितर होते हुए हमें कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम हैं जो कि हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं कि ये इवॉल्व हुआ ये कंसेप्ट बाद में, आज़ादी के बाद में। अब हम कुछ देखते हैं कमेटी और कमीशंस। जो कमेटी और कमीशंस अपॉइंट करी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि अर्बन लोकल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव करी जा सके, इसको देखते हैं हम। जैसे ही देश हमारा आज़ाद होता है उसके 2 साल के बाद, 2 सालों के कार्यकाल के साथ 1949 to 51 कमेटी या कमीशन का नाम था लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमीशन। ठीक है। मतलब जो डिसेंट्रलाइज्ड बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडी, रूरल लोकल बॉडी, उनको पैसा कितना मिलता है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके चेयरमैन थे पी.के. बटल। 1953 to 54 टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, जॉन मथई। 1963 to 65 कमेटी ऑन द ट्रेनिंग ऑफ म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज़, नूरुद्दीन अहमद। 63 to 66 रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, कभी ना कभी गांव तो शहर बनेगा ही बनेगा। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देखो ना, मैंने आपको बताया ना, ये जैसे हम लोग ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ रहे थे अभी अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, यार पहले कोई ना कोई जो डेवलपमेंट ये लोग लेकर आएंगे ठाकुरैन, वो पहले तो हिस्सा तो गाँव से डेवलप होगा ना। रातों रात में मतलब अगर ये कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर दें तो वो गांव एकदम से क्या शहर में बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अल्टीमेटली पहले वहाँ पर रूरल लोकल गवर्नमेंट आएगी, फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट वो वक्त के अनुसार बन जाएगी। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जितने भी वाइस रॉयज़ हैं, गवर्नर जनरल्स हैं, या जो भी एक्ट वगैरह आ रहे हैं, वो बातें थ्योरेटिकल हैं या सच में प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वो सब चीज़ें करी जा रही हैं जो कि एक्ट वगैरह या फिर रेजोल्यूशंस में लिखी गई। ठीक है। इसके चेयरमैन थे APJ। 1963 की बात है। उसके बाद सेम ईयर कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑगमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑगमेंट करने का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीमेंट करना। ठीक है। रफ़ीक ज़कारिया। ठीक है। इसको ज़कारिया कमेटी भी बोलते हैं वैसे हम। 1965 to 68 कमेटी ऑन सर्विस कंडीशंस ऑफ म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज़। यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग एक साथ थे, उस कमेटी का किसी को चेयरमैन नहीं बनाया गया था। ठीक है। नो चेयरमैन बस थे, इसलिए ऐसा डैश करके लिखो। जनरल कमेटी बनी थी, मतलब
कि वो मतलब सर्विस कंडीशंस म्यूनिसिपल जो एम्प्लॉइज हैं उनकी, मतलब उसके बारे में कमेंट करने के लिए। बात आती है जब इंडो पाक वॉर हुआ 1971 का, उसके बाद 1974 में कमेटी ऑन बजटरी रिफॉर्म इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन गिरजापति मुखर्जी, 1982 में स्टडी ग्रुप ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड लॉज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस KN साहे, और 1985 to 88 में बनी नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन CM कोरे। ठीक है, ये सारी कमीशन थी। अब ठीक है, ये वाली बात तो देखो लर्न करने वाली हो गई, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, आपको याद करना है। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये कमेटी और कमीशंस बनी। भाई कमेटी कमीशंस बन रही तो आज़ादी के बाद हम देखना चाहते थे कि जो हमारे हाथ में देश की भागदौड़ आई है उस टाइम पर ही अर्बन लोकल बॉडीज़ कैसी परफॉर्म कर सकेंगी, क्या होगा इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिमंडल कोई भी डिसीजन ले उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि कोई कमेटी वगैरह का गठन करा जाए और वो रिकमेंड करे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होनी है, पैसा कैसे देना है, उनका स्ट्रक्चर कैसे वर्क करना है, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, कितना टेन्योर होगा, क्या इनके ये भी इलेक्शन से घुसेंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, या कुछ नॉमिनेशन भी हो सकती है। सारी चीज़ों को लेकर जब हमारे देश की भागदौड़ हमारे हाथ में आई तो हमने अपने ही लोगों को इंक्लूड करके ऐसी ऐसी कमिटीज़ और कमीशंस का गठन करा। यार देखो बात ऐसी होती है कि जो कमेटी है ना, मतलब वो प्रॉपर तरीके से, वैसे तो देखो एक ही होता है, मैंने इसके बारे में बहुत सर्च कर रखा है और पॉलिटी भी खुद अपने आप में यही कहता है, कमेटी कमीशन में ऐसा जब देखो अगर आप सर्च मारोगे ना, गूगल आपको सर्च देता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लैंग्वेज से पॉलिटी में, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ वर्क नहीं होता। नाम बस एक आप मान लो कि जो क्या कहते हैं उसको, एक नेम के तौर पर मान लो कि वो एक चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन वैसे सेम ही होता है क्योंकि दोनों रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, दोनों सजेशन देती हैं, और दोनों की लिमिटेशन भी है कि किसी भी कमेटी या कमीशन को जो मैंडेट दिया जाता है उसकी जो सजेशन होती है वो सरकार के ऊपर मतलब एक मजबूरी पैदा नहीं करती है, वो बाध्य नहीं है सरकार उसको मानने के लिए, ऑलमोस्ट सेम है वैसे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करा था। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था ना वो वाला बिल भी अर्बन लोकल, ये रूरल लोकल बॉडी के लिए। राजीव गांधी की सरकार थी कि कोई और सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, वैसे बहुत सारी सरकारों ने करा था, लेकिन वही कि सरकार कभी गिर रही थी कभी फेल हो रही थी, है ना। इनके टाइम पर सक्सेसफुली वो पास हो गया था। राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, डैट इज नगर पालिका बिल इन द लोकसभा। ठीक है, इस बिल का मकसद ये था कि कैसे म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो हैं, अब म्यूनिसिपल बॉडी जब नाम ही म्यूनिसिपल आ गया तो ये कहाँ पर फंक्शन कर रही है? जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ये बिल एम करता था एट स्ट्रेंथनिंग एंड रिवैम्पिंग द म्यूनिसिपल बॉडीज़, उनके ऊपर एक संवैधानिक टैग लगाकर संवैधानिक स्टेटस उनको देखें। ये बिल हालांकि लोकसभा में पास हो गया था, इट वाज डिफीटेड इन द राज्यसभा इन अक्टूबर 1989 और ये बिल लैप्स कर गया था। ठीक है, उसके बाद नेशनल फ्रंट की सरकार आती है अंडर VP सिंह। इन्होंने जो सेम बिल जो राजीव गांधी जी की सरकार के टाइम पर जो इंट्रोड्यूस हुआ था, दे इंट्रोड्यूस द रिवाइज नगर पालिका बिल इन द लोकसभा, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में, लेकिन वही बिल उसी चीज़ को लेकर उसी मुद्दे को आगे बढ़ाया इन्होंने। अगेन इन सितंबर 1990, वो डिफीट कब हुआ था देखो? 1989। ठीक है, अगले ही साल 1990 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा लोकसभा में इसको। हाउएवर द बिल वॉज नॉट पास एंड फाइनली लैप्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। उसके बाद आती है PV नरसिम्हा राव की सरकार। They also introduced the modified municipalities bill in the Lok Sabha in September 1991. It finally emerged as 74th Constitutional Amendment Act of 1992 and came into force on 1st June 1993. ठीक है, बिल जो था इट वॉज पास इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा इन दिसंबर 1992। पास होने के बाद बिल वॉज
अप्रूव्ड बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज अ कैसा बिल है ये, बोलो यार, विधानसभा को क्यों दिया जा रहा है ये? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो आपको पता है हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लेनी पड़ती है लोकसभा राज्यसभा से पास करवाने के बाद, है ना। तो इट वॉज साइंड बाय द प्रेसिडेंट, असेंडेड मतलब होता है सिग्नेचर, इट वॉज साइंड बाय द प्रेसिडेंट इन अप्रैल 1993 एंड फाइनली इट केम इनटू फोर्स आफ्टर दैट। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टाइम पर अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहा है, वो कहाँ से पास होगा? लोकसभा से, राज्यसभा से, और मान लो अभी 28 राज्य है, तो एटलीस्ट कितनी विधानसभा उसको पास करें? मतलब अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ पर पास करें? विधानसभा विधान परिषद कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है कि बाइकैमरल है। कितनी? 14, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।